जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शजुल मजुमदार और आप देख रहे हैं SM टेली लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेली का काउंटर वाचर के बारे में कि काउंटर वाचर में कौन सी एंट्री किया जाता है और किस किस कंडीशन में काउंटर वाचर में हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काउंटर वाचर में बेसिकली 3 तरह का एंट्री किया जाता है। पहला एंट्री हो गया कैश टू बैंक। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है और उस 10,000 रुपये में से मैंने बैंक में 6,000 रुपये जमा करवा दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है कैश टू बैंक हुआ है, यानी मेरे पास कैश था 10,000, उसमें से 6,000 मैंने अपने बैंक में जमा करवा दिया। तो उसका एंट्री हम लोगों को काउंटर वाचर में करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहला एंट्री कैश टू बैंक। मेरे हाथ में कैश था और वहाँ से मैंने बैंक में कैश जमा करवा दिया। और दूसरा देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा हो गया बैंक टू कैश। मान लीजिए मेरे बैंक में 6,000 रुपया जमा है और उसमें से मुझे 3,000 रुपया कैश विड्रॉ करवाना है या कर लिया, तो उसका एंट्री भी हम लोग को काउंटर वाचर में एंट्री करना पड़ेगा। तीसरा हो गया बैंक टू बैंक। दोस्तों, बैंक टू बैंक में क्या होता है कि मेरा अलग अलग बैंक में 2 अकाउंट है। मान लीजिए एक है HDFC बैंक और दूसरा हो गया एक्सिस बैंक। तो मैंने अपना HDFC बैंक में से कुछ रुपये एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिया, तो उसका एंट्री भी हम लोग को काउंटर वाचर में करना पड़ेगा। ये HDFC बैंक में से एक्सिस में भी हो सकता है या एक्सिस में से हम HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया, तो इसका एंट्री हम लोगों को काउंटर वाचर में करना पड़ेगा। यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, एक बैंक से मैंने अपने ही दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका एंट्री भी हम लोगों को काउंटर वाचर में करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि काउंटर वाचर का एंट्री कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप आ जाइए अपना टेली का गेटवे ऑफ टेली में। उसमें आने के बाद आप एरो के से नीचे जाइए, यहाँ अकाउंटिंग वाचर में एंटर दबाइए, फिर ये काउंटर वाचर का इंटरफेस खुल जाएगा आपका सामने। तो दोस्तों, पहले आप अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डेट में आपने अपने पैसे को ट्रांसफ़र किया या जमा किया। तो मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर दबाएंगे तो यहाँ देखिए CR लिखा हुआ है। तो एक चीज़ हम लोग ये एंट्री करने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है, CR में कौन सा लेज़र रखना पड़ता है और DR में कौन सा लेज़र रखना पड़ता है। तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एंट्री करने में हम लोग को काफ़ी सुविधा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि CR और DR क्या होता है। दोस्तों, मेरा हाथ में जो कैश बैलेंस होगा और मेरा बैंक में जो बैंक बैलेंस होगा, दोनों ही मेरा संपत्ति हो जाएगा, यानी एसेट्स हो जाएगा। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों ही मेरा संपत्ति हो गया। तो संपत्ति जब बढ़ती है यानी एसेट जब मेरा बढ़ती है तब उसको DR यानी डेबिट लेजर में रखना पड़ता है, और संपत्ति जब घटती है यानी मेरा डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग CR में रखना पड़ता है। मान लीजिए मैंने कैश डिपॉजिट 6,000 रुपया अपना HDFC बैंक में कर दिया, तो यहाँ कैश जो था मेरा हाथ में से कैश माइनस हो गया, तो कैश मेरा घट गया। तो जब संपत्ति घटती है तो उसको CR होता है यानी क्रेडिट लेजर माना जाता है। तो यहाँ कैश लेजर जो होगा वो क्रेडिट में होगा, और क्योंकि मैंने पैसा अपना HDFC बैंक में जमा किया तो HDFC बैंक का जो बैलेंस है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग डेबिट में रखेंगे, यानी HDFC बैंक का जो लेजर होगा वो डेबिट होगा। तो सिंपल सा बात है, संपत्ति जब बढ़ती है तो वो डेबिट में होता है और संपत्ति जब घटती है तो वो क्रेडिट में होता है। तो ये लेजर को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपका क्रेडिट में आएगा और कौन सा डेबिट में आएगा। तो ये 2 चीज़ याद रखने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि संपत्ति जब बढ़ती है तो वो डेबिट होता है और संपत्ति जब घटती है तो वो क्रेडिट होता है। तो चलिए एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट है क्योंकि हम लोग का कैश जमा किया तो कैश मेरा माइनस होगा, तो कैश को हम लोग को क्रेडिट में रखना होगा, यानी कैश मेरा घट रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्रेडिट और डेबिट में कन्फ्यूजन आता है तो ये एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं, यह मेरे पास 10,000 रुपया था, यानी कैश मेरे पास देखिए यहाँ पे 10,000 रुपया दिखा रहा है।
तो मैंने जब 10,000 रुपया में से 6,000 मेरे अकाउंट में जमा कर दिया तो इसमें मेरा 4,000 रुपया रहना चाहिए। क्योंकि मैंने HDFC बैंक में जमा किया तो मैंने यहाँ पे HDFC बैंक सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे कैश मेरा 10,000 में से 6,000 माइनस होकर 4,000 दिखा रहा है। तो HDFC बैंक में मेरा नील था, कोई बैलेंस पहले का नहीं था, तो 6,000 जमा हो रहा है। तो यहाँ पे HDFC बैंक 6,000 आ गया। तो इसका मतलब ये एंट्री सही है। तो इसको हम एंटर दबा के सेव कर लेते हैं। यहाँ आप नोट का संख्या दे दीजिए, कैश जो जमा किया उसमें कितने रुपए का कितना नोट है। यहाँ मैंने 500 का 12 नोट दिया था, तो टाइप कर लेते हैं 500 का 12, फिर इसको सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला एंट्री। तो दूसरा एंट्री कौन सा होगा? दूसरा एंट्री होता है बैंक टू कैश। मान लीजिए मैंने HDFC बैंक में जो 6,000 रुपये जमा किया था उसमें से मुझे 3,000 रुपये का ज़रूरत पड़ा, तो उस 3,000 मैंने HDFC बैंक में से कैश विड्रॉ कर लिया। तो उसका एंट्री हम लोगों को कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। वापस से टैली में आ गया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का क्या होगा, क्रेडिट में HDFC बैंक होगा, क्योंकि HDFC बैंक मेरा बैलेंस माइनस होगा। तो इसके लिए क्रेडिट में हम लोगों को HDFC बैंक रखना होगा। देखिएगा मैंने यहाँ HDFC बैंक में मेरा जो 6,000 रुपया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ में से मैं जब 3,000 रुपया निकाल लूँगा तो यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस हो गया, 3,000 रुपये रह जाएगा। ये मुझे फॉलो करना है। अगर ये सही जा रहा है तो एंट्री भी सही है। 3,000 यहाँ टाइप कर दीजिए। तो जैसे एंटर दबाया, देखिए यहाँ पे मेरा 3,000 आ गया। 6,000 में से 3,000 माइनस हो गया, यहाँ 3,000 आ गया। देखिए कैश मेरा 4,000 था और 4,000 में 3,000 प्लस होके यहाँ 7,000 आ गया। तो इसको एंटर दबा के सेव कर लेंगे। यहाँ देखिए कैश मेरा बढ़ रहा है, इसीलिए कैश को मैंने डेबिट में रख दिया। ये हो गया दूसरा एंट्री। अब तीसरा एंट्री देख लेते हैं, बैंक टू बैंक। आप मुझे HDFC बैंक में से एक्सिस बैंक में कुछ रुपए ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसका एंट्री भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपली फिर से टैली में आ गया, काउंटर वाचर में आ गया। तो ये काउंटर वाचर में आने के बाद यहाँ पे मैंने देखना है कि कौन सा लेज़र मेरा माइनस होगा। तो HDFC बैंक में से मुझे एक्सिस में देना है, तो HDFC बैंक का जो लेज़र होगा वो माइनस होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ HDFC बैंक सिलेक्ट करना है फर्स्ट में। तो यहाँ पे मुझे 3,000 रुपया है, 3,000 में से मुझे 1,000 रुपया HDFC बैंक में एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है। फिर डेबिट में मुझे एक्सिस बैंक का लेज़र सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सिस बैंक का लेज़र मेरा बढ़ेगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सिस बैंक। यहाँ आ गया 1,000। यहाँ देखिए HDFC में 3,000 था, उसमें से 1,000 माइनस हो गया, 2,000 यहाँ रह गया। और एक्सिस बैंक में मेरा 0 था, एक्सिस बैंक में मैंने 1,000 रुपये HDFC बैंक से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो यहाँ पे 1,000 रुपया यहाँ पे आ गया। तो उसको एंटर दबा के यहाँ पे आप बैंक का डिटेल्स डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है कुछ डिटेल्स, तो मैंने यहाँ ऐसे सेव कर लिया। तो ये तीनों एंट्री हम लोग देख लिया कि काउंटर वाचर में 3 जो एंट्री होता है वो किस तरह किया जाता है और किस किस कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर बिगिनर है तो आप लोग को डेबिट और क्रेडिट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग सिंपली सिंगल मोड एंट्री में ही एंट्री करें। तो उसके लिए F12 प्रेस कीजिएगा नीचे सेकंड नंबर पे, यहाँ यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव एंड काउंटर वाचर्स। तो इसको येस कर लीजिएगा और एंटर दबा के इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप काउंटर वाचर का इंटरफेस कुछ अलग हो गया, ऊपर अकाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब आप लोग एंट्री करेंगे तो सिंपली जैसे मैंने HDFC बैंक में कैश जमा किया था तो HDFC बैंक को ऊपर रखना है, यानी जिसमें जमा हो रहा है उसको हमेशा ऊपर रखिए, अकाउंट में रखिए। और जो जमा जिसमें से लेस हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, जो घट रहा है उसको आप नीचे रखिएगा। यानी मैंने HDFC बैंक जमा हो रहा है यानी HDFC बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको ऊपर रखेंगे। अगर कैश जमा कर रहा है तो कैश को नीचे रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।